डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम आपको आपका जो चैप्टर चल रहा था वही कैरी ऑन करके रखेंगे और आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे कौन से एनसीईआरटी जोन के, ठीक है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कल आपने पढ़ा था कि इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद से क्यों जोड़ना चाहिए या सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों आत्म केंद्रित करना चाहिए, इस बात पर चर्चा करें, ठीक है। ये हमने आपको क्वेश्चन डिटेल में बताया था और फिर हम आपको बताया था क्या कि जीविका कमाने के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की एक लंबी सूची बनाइए और उन्हें आप किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत सरल है कि आप अपने आसपास देखिए कि लोग कौन कौन से कार्य में लगे हुए हैं, उसकी सूची बनाना है और इनको किन किन क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ठीक है। तो आपने क्या देखा था कि आपके आस पड़ोस में लोग कृषि कार्य करते हैं, पशुपालन करते हैं, लकड़ी काटने का काम करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं, मधुमक्खी पालन का काम करते हैं, ठीक है। वनों से कंदमूल, फल और आदि इकट्ठा करते हैं, फल इकट्ठा करते हैं, फूल इकट्ठा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 पर क्या था आपका कि विभिन्न वस्त्र मिलों में कार्य करते हैं लोग और इसके साथ साथ में बहुत से लोग हमारे आसपास के कपड़े बुनते हैं, चीनी, गुड़ और खांडसारी उद्योग में लगे हुए हैं, ठीक है। फर्नीचर निर्माण में लगे हुए हैं, साथ साथ में रेलवे में लोग कार्य करते हैं, मतलब रेल विभाग में काम करते हैं, साथ साथ में जहाजरानी मतलब क्या कि शिप निर्माण मतलब जलयानों को बनाने के कामों में लगे हुए हैं और अन्य इंजीनियरिंग उद्योगों में लोग काम करते हैं। नंबर 3 पर था कि लोग विभिन्न व्यवसायों में भी कार्यरत हैं, जैसे कुछ लोग अध्यापक हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ वकील हैं, कुछ क्लर्क हैं, कुछ सिपाही हैं, टेलीफोन ऑपरेटर हैं, बैंक में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में लोग विभिन्न प्रकार की बीमा कंपनियों में भी लोग जुड़े हुए हैं, उसमें कार्यरत हैं। इसके साथ साथ में परिवहन और संचार सेवाओं में भी लोग लगे हुए हैं। हमारे आसपास दैनिक मजदूरी पर भी कार्य करने वाले लोग हैं, घरेलू नौकर भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के लोग जो हैं वो काम में लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इस प्रकार से आप एक लंबी सूची बना सकते हो। और अगर हम कह रहे हैं क्या, जो हमने आपको ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय बताए हैं, तो अगर इनको हम क्षेत्रकों में बांटें तो इसके 3 क्षेत्र बनते हैं, क्या, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। कुछ लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन और डेयरी उद्योग, खनन की प्रक्रियाएं, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। दूसरा आपका है क्या, द्वितीय क्षेत्र, जो लोग उद्योग धंधों में अर्थात कारखानों में उत्पादन कार्यों में लगे हुए हैं, वे सभी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इसके साथ साथ में कुछ लोग तृतीय क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि संचार, जैसे कि सेवाएं, सेवा क्षेत्र हमारा वो तृतीय क्षेत्र है, बैंकिंग है, ठीक है, बीमा कंपनियां हैं, संचार सेवाएं हैं, ठीक है, रेलवे है और आपका डाक विभाग है, तो ये सभी क्या है, आपका एयरवेज है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था और याद करने के लिए दिया था और आपको बताया था कि अगर आपको इसको पढ़ना है तो चैप्टर 2 में एनसीईआरटी जोन में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन हमने आपको डिटेल में बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 9, क्या कि तृतीय क्षेत्र जो है, आप समझिएगा कि आप जानते हैं इस तरीके से कि तृतीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में समस्त प्रकार के सेवा क्षेत्र के व्यवसाय आते हैं हमारे यहाँ, जिसमें हम सेवा करते हैं, जैसे कि अध्यापक का विद्यार्थी को पढ़ाने, इसमें कोई उत्पादन कार्य नहीं होता है, केवल सेवा क्षेत्र आता है। जैसे अध्यापक का विद्यार्थी को पढ़ाना, वकील का न्यायालय में वकालत करना, डॉक्टर का रोगी का इलाज करना, ठीक है, सिपाही का अपना ड्यूटी करना, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो सभी तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो कह रहा है क्या है कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे है, उदाहरण सहित व्याख्या करें, मतलब उदाहरण सहित व्याख्या करना है। तो कह रहा है क्या कि तृतीय क्षेत्र जो है वो परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, भंडारण और व्यापार आदि से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र को
सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने मानसिक और शारीरिक उपयोगिता को और स्किल को, मतलब इस कुशलता को लोगों को बांटते हैं। अपनी शारीरिक और मानसिक कुशलता से लोगों की सेवा करते हैं। हमको आना प्रत्येक क्षेत्र में कोई उत्पादन कार्य नहीं होता है, किसी चीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रत्येक क्षेत्र जो है वो अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी उत्पादन कार्य नहीं होता है। और इसका कारण यह है कि अन्य दो क्षेत्र जो हमारे हैं, कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, मतलब प्राइमरी एरिया और सेकेंडरी एरिया जो हमारा है वो थर्ड एरिया से, मतलब प्रत्येक क्षेत्र से, उद्योग अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न है। कैसे? क्योंकि जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र है वो वस्तुओं का संपादन करते हैं, मतलब वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वस्तु का उत्पादन करते हैं, वस्तु को जो है उनको उपभोग के लिए निर्माण करते हैं, उनको है। ठीक है। और जबकि जो प्रत्येक क्षेत्र हमारा है, जबकि हमारा जो प्रत्येक क्षेत्र है वो किसी भी वस्तु का संपादन नहीं करता है, किसी वस्तु का निर्माण नहीं करता है स्टूडेंट्स। ठीक है। बल्कि इस क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में हमारी जो वे समस्त प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहायक होती हैं। जैसे आप ले लीजिए परिवहन ले लीजिए, ठीक है, संचार ले लीजिए। बिना परिवहन और बिना संचार सेवाओं के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र दोनों ही बेकार हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक कारखाने में वस्तु का उत्पादन होता है, लेकिन जब तक परिवहन के माध्यम से हम इन उत्पादित वस्तुओं को बाजारों में नहीं पहुंचाएंगे तो ये वस्तुएं कैसे बिकेंगी? ठीक है, उपभोक्ताओं के पास तक कैसे पहुंचेंगी? तो इसलिए जो हमारा प्रत्येक क्षेत्र है वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में बहुत ही लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। आप कृषि को ले लीजिए, कृषि को जो हमारा क्षेत्र है, कृषि कार्य जो है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन कार्य है, प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है। लेकिन कृषि कार्यों में भी कौन से बीजों को डाला जाए जिससे उत्पादन बढ़े और फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, इसके लिए कुशल लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के शोधों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कितना उसमें रासायनिक खाद डाली जाए जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो, खराब ना हो। तो ये सब तकनीकी जानकारी हमारी कृषि क्षेत्र में सेवा क्षेत्र ही देती है, मतलब प्रत्येक क्षेत्र ही प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि इसके सारे जो अनुसंधानकर्ता होंगे, जो वैज्ञानिक होंगे, जो तकनीकी कुशल लोग होंगे, तकनीकी रूप से वो सब आपके प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े होंगे, सेवा क्षेत्र से ही जुड़े हुए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रत्येक क्षेत्र जो है वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उद्योगों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनके विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आप देख लीजिए उदाहरण के कुछ और उदाहरण दिया हुआ है कि उदाहरण के मान लीजिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र जो है द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक और खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रैक्टरों, ट्रकों, रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जो ट्रक है, ट्रैक्टर चलाने वाले हैं, रेलगाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी सेवा क्षेत्र से जुड़े होते हैं। ये कोई उत्पादन कार्य नहीं करते, बल्कि उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करते हैं, जो हमारे देश के विकास में साथ साथ में उद्योगों के विकास में सहायक होता है और उनके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब इन वस्तुओं को कभी कभी गोदाम और शीतगृह में भी भंडारण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो शीघ्रता से नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, आपका चैप्टर का आपका जो पहले चलता था, अब तो किताब आपकी चेंज हो गई है। नहीं तो पहला चैप्टर आपका था विनिमय। ठीक है, तो उसमें दिया था कि विनिमय की कठिनाइयाँ बताइए और वस्तु विनिमय में कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो इसमें एक था कि वस्तुओं के भंडारण की समस्या, कि कुछ वस्तुएं ऐसी हमारी होती हैं जो शीघ्रता से नष्ट हो जाती हैं। आप गेहूं को, धान को, ऐसी कुछ चीज़ों को आप भंडारित करके रख सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 5 कुंटल हरी धनिया
आप इकट्ठा कर रख लो जमा करके, और बाद में काम आएगी। गेहूँ तो आपका जमा करके काम आएगा सालों भर, लेकिन आप सब्जियां जो हैं वो इकट्ठा करके नहीं रख सकते हो कि आजकल सब्जियां सस्ती हैं तो लोग इकट्ठा करके रख लें और फिर जो है खाते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती जो शीघ्रता से नष्ट हो जाती, तो उनको भंडारण करने की आवश्यकता पड़ती है और उनको शीत गृह में भी, मतलब कोल्ड स्टोरेज में भी भेजने की आवश्यकता पड़ती है। तो भंडारों में, भंडार गृहों में और शीत गृहों में पहुंचाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है, मतलब ट्रकों और बसों की आवश्यकता पड़ती है, रेलवे की आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इससे क्या है, इससे उत्पादन और उत्पाद में सुविधा के लिए कई लोगों से टेलीफोन पर भी बात करनी पड़ती है कि मतलब आपके यहाँ जैसे कि सपोज मान लीजिए कि आप किसी कोल्ड स्टोर में आपने आलू का उत्पादन किया और आलू के उत्पादन आपने किया है, तो उसको पहले तो उसको शीत गृह में, मतलब कोल्ड स्टोरेज में भेजने के लिए परिवहन की व्यवस्था पड़ेगी, वो सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ में आप मान लिया कि उन आलू को आप ट्रक में भर के ले गए, वहाँ पर जगह नहीं है, तो क्या करोगे आप, फिर वापस लेके आओगे या कहीं दूसरे में भागोगे, दूसरे कोल्ड स्टोर में भागोगे। तो इसलिए संचार की सेवाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कैसे, क्योंकि आप घर बैठे ही पता कर सकते हो कोल्ड स्टोर के मालिक से कि आपके यहाँ जगह खाली है या नहीं खाली, तो आपको वो बता देगा भैया खाली नहीं है, तो आपको जो है अपनी वस्तु को वहाँ पर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से आपको पता हो जाता है कि कोल्ड स्टोर में जगह नहीं खाली, सिर्फ गृह में जगह खाली नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देखिए कि कभी कभी हमें अपने व्यापार करने के लिए पत्राचार की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पत्राचार की भी आवश्यकता पड़ती है। आप पत्र लिख करके किसी एजेंसी को, मान लिया कि आप कोई बुक एजेंसी है, किताबों को बेचने वाली एजेंसी है, तो आपने क्या किया, पत्राचार के माध्यम से अपनी किताबें मंगवा लेते हैं, तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आपने लिख दिया कि इंग्लिश की इतनी किताबें चाहिए, सोशल स्टडी की इतनी, सामाजिक ज्ञान की इतनी किताबें चाहिए, पत्राचार के माध्यम से आपने लिख करके भेज दिया, फैक्स के माध्यम से या डाक के माध्यम से, और फिर क्या हुआ कि उस वो एजेंसी वाले जो है वो आपके पत्र को पढ़ करके आपके द्वारा बताई गई सामग्री को आपके घर तक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेज देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपने व्यापार को चलाने के लिए कभी कभी हमको धन की आवश्यकता पड़ती है, तो विभिन्न प्रकार की बैंक जो हैं वो हमें व्यापार लोन भी प्रदान करती हैं कि आप लोन लेकर के आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, अपना व्यापार करिए। ठीक है, इसी प्रकार से परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, बीमा, ये सभी चीज़ें जो हैं जो प्रत्येक क्षेत्र में आती हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को विकास प्रदान करती हैं, उनके विकास में सहायक होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमारा जो तृतीय क्षेत्र है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से भिन्न है। ठीक है, और एक भिन्न तो है लेकिन वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एक दूसरे के पूरक भी हैं। एक के बिना, प्राथमिक क्षेत्र के बिना द्वितीय क्षेत्र का काम नहीं चलेगा, और द्वितीय क्षेत्र के बिना तृतीय क्षेत्र का काम नहीं चलेगा। तृतीय क्षेत्र मतलब कुल मिलाकर के प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों क्षेत्रों जो हैं वो आपस में भिन्न तो हैं, लेकिन साथ साथ में आपस में गहरा संबंध रखते हैं एक दूसरे के विकास के लिए। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 10, कह रहा है क्या कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर के आप बताइए। तो पहले आप समझ लीजिए अच्छी तरीके, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी क्या है कि जब किसी भी व्यवसाय में जरूरत से ज्यादा लोग अटैच होते हैं, जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए होते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है,
तो या इसे हम कहते हैं क्या, छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, तो देखिए ये लोग, ऐसे लोग रोजगार तो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर एक्चुअली देखें, वास्तव में देखें तो ये लोग बेरोजगार ही होते हैं, क्योंकि किसी भी व्यवसाय में लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे होते हैं कि अगर इन आवश्यकता से अधिक लोगों को उस व्यवसाय से हटा दिया जाए तो उस व्यवसाय के उत्पादन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हुई, एक आपकी छिपी हुई बेरोजगारी हुई। मान लिया कि आप कोई घरेलू व्यवसाय कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मान लिया कि आप कोई घरेलू व्यवसाय कर रहे हैं और उसमें केवल 10 लोगों की आवश्यकता है, उसमें केवल 10 लोगों की आवश्यकता है। 10 लोग जो हैं उस घरेलू व्यवसाय को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन है क्या, उसमें आपके परिवार के 15 लोग लगे हुए हैं। जब 10 लोगों में काम चल रहा है, 10 लोगों में काम हो सकता है, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणोंवश, मजबूरीवश या किन्हीं कारणोंवश 15 लोग उसमें लगे हुए हैं, तो ये मान लीजिए आप कि 5 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हुए उसमें हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी में आते हैं, वो छिपे हुए बेरोजगार हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं उस व्यवसाय में है, लेकिन वो उसमें कार्यरत है, लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आशय किसी आर्थिक क्रिया में उत्पादन कार्य हेतु आवश्यकता से अधिक मात्रा में लगे हुए श्रमिकों की संख्या होती है। नहीं समझे आप? क्या मतलब है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आशय क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी से आशय है कि किसी आर्थिक क्रिया में उत्पादन करने के लिए आवश्यकता से अधिक लगे हुए श्रमिकों की संख्या को कहते हैं क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। अब हम उदाहरण देते हैं एक शहरी क्षेत्र से और एक ग्रामीण क्षेत्र से। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं क्या, शहरी क्षेत्र से। क्या कि प्रच्छन्न बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में प्रायः छोटी और फुटकर दुकानों एवं छोटे व्यवसायों में लगे हुए परिवारों की स्थिति से भी मापी जाती है। जैसे कि एक शहरी क्षेत्र की एक दुकान में जिसमें केवल 2 लोगों की आवश्यकता है, एक शहरी क्षेत्र में मान लिया कि एक दुकान है और उसमें केवल उस दुकान में केवल 2 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन और यदि मालिक व 3 नौकर कार्य करते हैं तो इसमें 2 नौकर जो है वो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार है, क्योंकि उस दुकान में केवल 2 ही लोगों की आवश्यकता है, तो एक मालिक और एक नौकर से काम चल सकता है। ठीक है, लेकिन लगे कितने हैं नौकर? 3 नौकर लगे हुए हैं, तो इसमें वास्तव में जो 2 नौकर हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी में आते हैं, क्योंकि उस दुकान में केवल 2 ही लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ग्रामीण क्षेत्र में ले लीजिए। शहरी क्षेत्र में आप समझ गए कि शहरी क्षेत्र का उदाहरण क्या है कि मान लीजिए कि एक दुकान है और उसमें केवल 2 ही लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, उसमें एक मालिक है और 3 नौकर हैं, तो एक मालिक और एक नौकर से काम उस दुकान में चल सकता है, लेकिन नौकर लगे हुए हैं 3, तो इसमें 2 जो नौकर लगे हुए हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उस दुकान में केवल 2 ही लोगों की आवश्यकता है। तो ये तो हुआ एक शहरी क्षेत्र से उदाहरण। अब हम आते हैं क्या, एक उदाहरण लेते हैं क्या, ग्रामीण क्षेत्र से एक उदाहरण लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो अक्सर कृषि क्षेत्रों में ही पाई जाती है या कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। कैसे कि उदाहरण के लिए एक किसान के पास 3 हेक्टेयर का एक छोटा सा खेत है। ठीक है, कि मान लिया कि एक किसान के पास में मात्र केवल 3 हेक्टेयर का एक छोटा सा खेत है। ठीक है, और जिसमें कार्य करने के लिए 2 लोग पर्याप्त हैं। उसमें कार्य करने के लिए 2 लोग, 3 हेक्टेयर है तो 3 हेक्टेयर में 2 लोग काम करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन किसान के परिवार के सभी 7-8 सदस्य जो हैं उसी खेत में काम करने में लगे हुए हैं। फिर से समझ लीजिए आप कि मान लिया ग्रामीण क्षेत्र का एक उदाहरण है, जैसा मैं बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में
प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो रूप है या छिपी हुई बेरोजगारी का जो रूप है वो केवल अक्सर कृषि कार्य में मतलब कृषि में देखा जाता है। उदाहरण के लिए एक किसान के पास में 3 हेक्टेयर का खेत है, छोटा सा खेत है, और उसमें दो लोग का आसानी से कर सकते हैं। उस खेत का सारा कार्य 2 लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उस परिवार के 7-8 लोग जो हैं वो उसी खेत में कृषि कार्य में लगे हुए उसी खेत में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन 5-6 लोग लगे हुए हैं, अगर उस खेत से काम करने से उनको हटा दिया जाए तो उस खेत में जो कृषि कार्य हो रहा है उसके किसी भी कार्य में कोई भी बाधा, कोई व्यवधान, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, अगर क्योंकि 2 लोगों की अवस्था है, लगे 8 लोग हैं, तो अगर 6 लोगों को हटा दिया जाए तो उस खेत में जो कृषि कार्य हो रहा है उससे उस पर कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो अतिरिक्त 6 लोग उस खेत में काम कर रहे हैं वो लोग क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगार है। मतलब क्योंकि उनकी उस खेत में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो उस खेत में काम नहीं करेंगे तो उस खेत में कृषि कार्य में कोई भी व्यवधान, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। स्टूडेंट्स, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे थे NCERT जोन के, और इसके बाद में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको अपने अगले वाले वीडियो में समझाएंगे। इन 2 क्वेश्चनों को आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनको आप, मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरीके से समझा होगा आपने। और अगर आप दोबारा इसको डिटेल से पढ़ना चाहें अपने खुद के माध्यम से, तो चैप्टर हमारा कौन चल रहा है, इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, इसमें ये 2 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे और आप पढ़ते रहिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मल्लाव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज अपने स्कूल के विद्यार्थियों का सर्वे करने जा रहा है। ठीक है, कि कौन सा स्टूडेंट अपने काम को लिखित रूप से पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए अभी आपके पास 2 दिन 4 दिन टाइम है, समय है, और अपने हर एक कार्य को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, वो आप अपना पूरा कर लीजिए, क्योंकि सर्वे होने वाला है और आपके घर आपका सर्वे होगा, देखा जाएगा कि आपने काम पूरा किया या नहीं पूरा किया है। ठीक है, आप समस्या में ना पड़े, इसलिए आप अपना काम पहले से ही हर एक चीज़ पूरी कर लीजिए। ठीक है,